एक महीने के अंदर एक एग्जाम का रिजल्ट आपके आने वाले 4 साल डिसाइड करेगा। वो ये डिसाइड करेगा कि आपके प्रोफाइल पे कॉलेज कौन सा लिखा जाएगा, और वो यही एक महीना है जिसकी यादें आपको जिंदगी भर याद रहेगी, भले आपका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। वो साल था 2022 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम लिख कर आता हूँ। अब कुछ मिस्टेक्स के कारण वो एग्जाम उतना ज्यादा बेटर नहीं जाता। वैसे एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर में मैंने ये सारे मिस्टेक्स डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखी है। उस एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसमें मेरे उतने ज्यादा अच्छे परसेंटाइल नहीं आते, उसमें मेरे सिर्फ 93.3 परसेंटाइल आते हैं। अब वही एक महीने बाद कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, प्लान और गाइडेंस के साथ में मेरे सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में 99.3 परसेंटाइल आते हैं, और वही सारी स्ट्रैटेजी, गाइडेंस और प्लान्स इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। So if you are a new user, this is Dhiraj, undergrad student at IIT Madras. Let's start this video. So the first is आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। आपको ये एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए कि मेरे कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से मीडियम है और कौन से वीक है। क्योंकि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही 5 सेकंड के अंदर में ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है या स्किप करना है। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि अगर हम सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सबसे पहले सॉल्व करें, उसमें से भी अगर हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो तो पूरा कॉन्फिडेंस हमारा नीचे गिर जाता है। और उसके बाद में अगर हम रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, जो क्वेश्चन सामने आए अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसे सॉल्व करने लग जाए, तो मेजर पॉसिबिलिटी है कि जो चैप्टर्स हम छोड़ कर गए, जो चैप्टर्स हमारे वीक है, उसमें से अगर क्वेश्चन आया और वो अगर हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस गिरेगा वो अलग। और अगर आपने एग्जाम के बाद में पेपर एनालाइज किया और आपको ये पता लगा कि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस तक पहुंचा ही नहीं, या मैंने इन क्वेश्चंस को ट्राई ही नहीं लिया, जस्ट बिकॉज कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के ऊपर में चले गए, या उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं थे या आपके मीडियम लेवल में भी नहीं आते थे। और ये वन ऑफ द मेजर मिस्टेक थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की, जिसे मैंने रेक्टिफाई करके सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा रिजल्ट लाया। एंड आफ्टर दिस अगर आपके पास में पूरा डेटा है कि आपके कितने चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कितने मीडियम है, कितने वीक है, तो आपको मैक्स टू मैक्स ये ट्राई करना है कि आप मीडियम से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जानने की कोशिश फिलहाल अभी ना करें, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा हुआ है और इसमें आपके बहुत ज्यादा एफर्ट जाएंगे। अगर आप जितने आपके वीक चैप्टर्स है उसको अगर आप मीडियम में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हो तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है, और अगर आप यही स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो तो आप 30 to 40 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। अगर आपका अभी टेस्ट सीरीज के अंदर में स्कोर 80-90 आ रहा है, फॉर टेस्ट सीरीज मैं आपको रिकमेंड करता हूं जेईई रैंकर्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलते हैं 4 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर अलाइंड विद द लेटेस्ट जेईई एडवांस पैटर्न विद ओएमआर शीट टू स्टिमुलेट एग्जैक्ट एग्जाम कंडीशन। उसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे आप अपने कांसेप्ट्स को अप टू जेईई एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हो। यू विल गेट पास 10 years जेईई पेपर्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड यू कैन experience real JEE Advanced with the questions crafted by the expert faculties of PW, प्लस आपको उसमें न्यू क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिससे आप अपने कंसेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब ये बुक सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चंस के थ्रू आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट को एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर में बिल्ड कर सकते हो, प्लस आपको ओएमआर शीट मिलती है जिससे आप एग्जैक्ट सिमुलेट कर पाओगे अपने एग्जाम कंडीशन को। जो पास्ट 10 years के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो जो पास्ट 10 years में जितने भी कंसेप्ट्स अभी तक पूछे गए होंगे वो सारे कंसेप्ट्स आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल विद कंप्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन। ऑल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और पीडब्ल्यू स्टोर के ऊपर में आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देव IIT, जिससे आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। वहीं जहां सब लोग ये कहते हैं कि आपको लास्ट मोमेंट पे नए चैप्टर्स को टच नहीं करना चाहिए, जितने चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर रखे उन्हीं चैप्टर्स की आपको रिवीजन करनी चाहिए, उन्हीं चैप्टर्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन अगर आपके चैप्टर्स जितने स्ट्रॉन्ग है वही अगर बहुत ज्यादा कम है तो उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होगा, उसका एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा, उसके ऊपर आप कभी मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते। और इसीलिए आपको जितने चैप्टर्स आपके वीक में आपको उसको एटलीस्ट वन शॉट के थ्रू, या मैं आपको नीचे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज बता रखा है कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये सारे चैप्टर्स वीक पे अंदर में आते हैं, वीक चैप्टर्स के लिस्ट में आते हैं, तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज से पढ़ना स्टार्ट करना है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। एटलीस्ट आपको फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन लगाते आ जाए, भले आप उस क्वेश्चन की डीप में जाकर ना सोच पाओ, लेकिन आपको एक बेसिक एप्लीकेशन तो आ जानी चाहिए उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की। अब आता है सेकंड टेस्ट सीरीज। वैसे तो ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, हर कोई आपको ये रिकमेंड करता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक हफ्ते में कितने फ्रीक्वेंसी के साथ में कितनी टेस्ट सीरीज देनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है, किस लेवल की देनी है, वो टेस्ट सीरीज रेलेवेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस उतनी अच्छी तरीके से कवर नहीं हो रखा, जिसकी प्रिपरेशन उतने ज्यादा बेटर लेवल के ऊपर में नहीं है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आपको मैक्स टू मैक्स हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, या मैक्स टू मैक्स आपको हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। इससे ऊपर हर दिन अगर कोई टेस्ट दे रहा है तो ये बहुत ज्यादा गलत चीज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको उसका एनालाइज करते आना चाहिए। आपको उसको एनालाइज करना है उसके रिजल्ट को, कि अगर आपने एक टेस्ट दी तो आप उसको एनालाइज करके उसका फीडबैक निकालकर सेकंड टेस्ट सीरीज के अंदर में उसे अप्लाई कर पाओ और उसका रिजल्ट बढ़ा। टेस्ट सीरीज का मेजर रोल ये कभी भी नहीं होगा कि आपको एक नंबर दिया जाए, आपको रैंक दिया जाए उसके बेस के ऊपर में, लेकिन आप उससे फीडबैक लोगे और उसे सेकंड टेस्ट सीरीज के अंदर में अप्लाई करोगे और अपने मार्क्स इंप्रूव कराने की कोशिश करोगे। आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको हफ्ते के अंदर में एक टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। मतलब स्ट्रैटेजी, प्लान, ये सब तो हम 1-2 साल से फॉलो करते आ रहे हैं,
लेकिन मेन मुद्दा जो होता है वो होता है स्कोर बढ़ाने का, कि हम ड्रास्टिकली अपना स्कोर किस तरीके से बढ़ा पाए, और ये लास्ट मंथ में डेफिनेटली पॉसिबल होता है। अगर आपका स्कोर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के नीचे आ रहा है तो आप मानोगे नहीं, लेकिन उसे इंप्रूव करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। अगर अभी भी आपका स्कोर टेस्ट सीरीज के अंदर में 80-90 के आसपास आ रहा है, तो जो आप इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तीनों सब्जेक्ट में, जैसे आप 5-5 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री को, मैथ्स को दे रहे हो, इसके अंदर में ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, केमिस्ट्री मीडियम होती है और मैथ सबसे ज्यादा वीक होती है ज्यादातर लोगों की। और मैं ये मान के चलूं कि फिजिक्स में आपका स्कोर जो है वो अराउंड 40 आ रहा है, केमिस्ट्री में भी 40 आ रहा है और मैथ्स के अंदर में 25-30 आ रहा है, तो उस 25-30 के स्कोर को आपको 40-50 ले जाने में जितनी आपको हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी, उससे बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली आसान है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के 40 स्कोर को आप अप टू 70-80 तक ले जाओ। और वही आपको वीक टॉपिक के ऊपर में ज्यादा समय देने से बेटर ये करना है कि जो आप इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे दो और वही 2 घंटे निकालकर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर में ऐड ऑन करो, क्योंकि आप कौन से सब्जेक्ट से कितना स्कोर कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो फाइनल स्कोर है सिर्फ और सिर्फ वही मैटर करेगा आपके परसेंटाइल के लिए। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोर बढ़ाना कंपैरेटिवली आसान है तो आपको पहले उन दोनों सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद आपको मैथ्स पे आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स लास्ट मोमेंट पे करने वाला चैप्टर्स नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। और वही फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है मेंस के अंदर में। सो आप अगर पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर में फोकस करके उसका स्कोर 42 अगर आप 50, 60, 70 तक ले जा सकते हो, उसके बाद आप मैथ्स के ऊपर में फोकस करके उसे भी डेफिनेटली आप 40 to 50 मार्क्स। मैंने अपने टाइम पे यही फॉलो किया था कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेरा स्कोर अराउंड 35 to 40 आ रहा था, मैं उसको पहले 70 to 80 ले गया, जो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद मैंने अपने मैथ्स के ऊपर में काम किया और फाइनली मैथ्स में भी मेरा स्कोर अराउंड 45 to 50 जा चुका था। नाउ रिवीजन। अब हर कोई ये कहता तो है कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि इस समय पे चैप्टर्स और थ्योरी रिवाइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन को रिवाइज करना है। कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स और थ्योरी, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन, इन्हीं सारे को अगर रिवाइज करते रह गए तो आपको हर दम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नए क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की तरह सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर आप परफेक्टली डेटा को एनालाइज करोगे तो मेंस के अंदर में 70 to 80% क्वेश्चन सिमिलर टाइप के पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा लेते हो, उसका कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिस बुक में टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस दे रखे, तो आप ये नोटिस करोगे कि सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होता आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर में। और इसीलिए चैप्टर से ज्यादा आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन को रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप 60 to 70% उन सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कर चुके हो जिस सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ती, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन रिवाइज कर रखे तो आपको एग्जाम में पढ़ती उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपके दिमाग में वो ऑलरेडी क्लियर होगा कि इसके अंदर में ये स्टेप्स लगेगी, पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ वैल्यू डालकर फाइनल आंसर आएगा। और अगर आपने ये चीज पहले ही कर ली सारे सॉल्व क्वेश्चन को रिवाइज करके, तो एग्जाम के अंदर में आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादातर स्कोर बढ़ने की पॉसिबिलिटी यहीं पर होती है। अगर फाइनल डे एग्जाम के अंदर में 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे जिस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले सॉल्व कर रखे, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपका हर एक क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट के अंदर में सॉल्व हो रहा होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर व्हाट आपकी शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली है, आपको लेट नाइट स्टडी इस समय पे बंद करनी पड़ेगी। अभी आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप रात में 12 बजे के बाद भी पढ़ रहे हो। आपको एक्जैक्टली रात में 12 बजे सो जाना है और 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको डेफिनेटली लेनी है, नो मैटर व्हाट उसमें ज्यादा समय ही क्यों ना जा रहा हो, क्योंकि इस समय पे जो हेल्दी रूटीन फॉलो करेगा और जिसकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरीके से सेट हो गई कि जिस समय में एग्जाम है उस समय पे उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की ही प्रैक्टिस है, वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग लगाने की उसकी प्रैक्टिस है दिमाग की, उस समय पे उससे कंपैरेटिवली 2 की जगह 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे अगर उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरीके से सेट है। और इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है एग्जाम का, उसके अंदर में आपको ट्राई करना है कि टाइम बॉन्ड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भले जितना टाइम आप एक्सपांड कर रहे हो उस क्वेश्चन को लगा रहे हो कि क्वेश्चन 10-10 मिनट में सॉल्व करो। एक क्वेश्चन का सेट बनाओ और उसको टाइम बॉन्ड के अंदर में सॉल्व करने का ट्राई करो कि मैक्स टू मैक्स अपने दिमाग को आप स्ट्रेच करो उस टाइम पीरियड के दौरान। वेल, यही वो सारी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज थी जिसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर सेकंड अटेम्प्ट में अप्लाई किया और मेरी परसेंटाइल 93.3 से 99.3 परसेंटाइल तक बढ़ गई। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि अगर आपका स्कोर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड 150 160 से नीचे आ रहा है तो उसे इंप्रूव करना लास्ट के 1 मंथ में डेफिनेटली बहुत ज्यादा आसान होता है। बस एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की आपको जरूरत होती है। फॉर JEE 2024 एस्पिरेंट्स, इस चैनल के ऊपर में रेगुलर आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट आते रहेगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने यूट्यूब से पढ़कर ऑनलाइन पढ़कर JEE एडवांस क्लियर की थी एंड करंटली आई एम स्टडीइंग एट IIT मद्रास। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में ये जरूर मेंशन कर देना कि आने वाले दिनों में आपको कौन सी गाइडेंस चाहिए फॉर JEE 2024 एस्पिरेंट्स। सो दिस इज विराज, IIT मद्रास साइनिंग ऑफ।